हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेटेड में। तो इस वीडियो में हम इतिहास क्लास 10th के भारतीय भवन सिलेबस के चैप्टर 1 की सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? तो इसका उत्तर होगा, एर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस के सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा, 1815 में हुए वियना कांग्रेस के सम्मेलन में फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। अगला है 3 नंबर प्रश्न, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो इसका उत्तर होगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, 1830 की जुलाई क्रांति के पश्चात फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक राजतंत्र ने ले लिया। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात है? जिसका उत्तर होगा, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वह संपूर्ण यूरोप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया। 1789 की क्रांति तथा नेपोलियन बोनापार्ट के विजयों से यूरोप में हुए परिवर्तनों को उसने बदलने का प्रयास किया। उसने दोबारा यूरोप में पुरातन व्यवस्था और निरंकुश राजशाही की पुनर्स्थापना की। उसने यूरोप में पुरातन व्यवस्था और निरंकुश राजशाही को बनाए रखने का प्रयास किया। उसके इन्हीं कामों से वह यूरोपीय इतिहास में प्रचलित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 7 है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर होगा, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से बुलाई गई। 18 मई 1848 को बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रसा के राजा फेडरिक विलियम चतुर्थ ने की। एकीकरण के प्रस्ताव को उनके द्वारा अस्वीकार कर देने के कारण संसद की बैठक भंग हो गई और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। तो यह था अति लघु उत्तरीय का 7 नंबर प्रश्न। तो अब हम 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेजनी की इटली के एकीकरण में क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। मेजनी तरुणावस्था से ही राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाओं से प्रेरित था, जिसके कारण उसने कार्बोनारी नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की तथा राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया। उसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। बड़ी संख्या में युवा इसके सदस्य बने, जिससे लोगों में एकता और गणतंत्रता की भावना जगने लगी और इटली के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन लिखा दिया गया है, क्योंकि प्रश्न बड़ा था इसीलिए सेटअप करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। तो आप लाइन बाय लाइन देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न, अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना जगाने के लिए कई काम किए, जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा सभी फ्रांसीसी लोगों के लिए नागरिक और पितृभूमि जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। साथ ही नए संविधान में सबकी समानता पर बल दिया गया और क्षेत्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। इस राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। इस तरह फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना जगाने का प्रयास किया। तो अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन के राष्ट्रवाद के विकास में क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर होगा, नेपोलियन के राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका थी। ऐसा नेपोलियन द्वारा लाए गए सुधार कानून की वजह से हुआ। फ्रांस पर आश्रित राज्यों में एक शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कानून लागू की गई, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। नेपोलियन संहिता के अंतर्गत अनेक सुधार किए गए। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत अपनाया गया। नागरिकों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिससे किसानों को भूदासत्व से मुक्ति मिल गई। इससे वे सामंती कर चुकाने से बच गए। नए प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता को आधार बनाया गया। साथ ही संचार और यातायात व्यवस्था में सुधार लाए गए। इन सभी सुधारों से समाज में अपने अधिकारों के लिए जागृति फैली और लोगों में गणतंत्रात्मक
और एकात्मक भावना का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो यह था लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 2। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धियां थी? तो उत्तर होगा, वियना सम्मेलन द्वारा यूरोप ने पुनः निरंकुश राजकीय व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। फ्रांस में हुए 1789 की महान क्रांति तथा नेपोलियन के विजयों की उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया गया। फ्रांस को सभी विजित राज्यों को वापस लौटाने को कहा गया। फ्रांस में फिर से बूर्बो राजवंश की निरंकुश शासन स्थापित किया गया तथा फ्रांस द्वारा विजित राज्यों को सभी प्रतिक्रियावादी देशों में बांट दिया गया। पूरे यूरोप में पुनः पुरातन राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई, इसे बनाए रखने का प्रयास किया गया। तो यह था लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम का उल्लेख करें। जिसका उत्तर है, 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी। नेपोलियन के युद्धों तथा वियना कांग्रेस की वजह से यूनान में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ा। राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सभी यूनानियों में समान धार्मिक भावना के कारण धार्मिक एकता की अनुभूति हुई। कोरेइस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। उसने अपने लेखों द्वारा यूनानियों को उनकी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कॉन्स्टेंटाइन श्रीगास नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की। साथ ही गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी हुई, जिसमें ओडेसा द्वारा स्थापित संस्था हिटोरिया फिल के प्रमुख था। ये सभी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारक बने। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। तो ये चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर था। अभी इसका थोड़ा और भाग बाकी है, जो कि ये है, यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना तो नहीं हो सकी, परंतु बाल्कन क्षेत्र के अतिरिक्त यूरोप पर भी इसके प्रभाव पड़े। एक स्वतंत्र राष्ट्र ने मेटरनी के प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस पहुंचाई। प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई। यूनानियों की वजह से क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली। बाल्कन क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। तो ये चौथे नंबर प्रश्न का जो आखिरी शब्द था, उसके बाद आप ये लिखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 है, लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 5। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डाले। उत्तर होगा, गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं, क्योंकि उसने इटली के एकीकरण के लिए युद्ध की नीति का अनुसरण किया। वो जानता था कि बिना युद्ध लड़े इटली का एकीकरण संभव नहीं है। जहाँ काउंट कावुड ने अपनी कूटनीति से इटली के एकीकरण का प्रयास किया, वहीं गैरिबाल्डी ने अपनी तलवार से इसे संभव बनाया। उसने 1859 में लाल कुर्सी नामक एक सशक्त सैनिक टुकड़ी का गठन किया। उसने लाल टुकड़ी की सहायता से सिसिली पर अधिकार कर उसे सार्डिनिया में मिला दिया, जो कि आगे चलकर इटली का अखंड हिस्सा बना। तो यह था लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 5। तो अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर होगा, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों से संभव हो पाया। अपनी कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण किया। बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति का अनुसरण किया। बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्ध से पूरा हुआ, जो 1864 से 1870 की अल्पावधि में लड़े गए। बिस्मार्क की कूटनीतिक तथा युद्धिक नीतियों से ही 1871 में यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। तो यह था लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 6। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा अगला प्रश्न, दीर्घ लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 1। 1848 की क्रांति के प्रभावों की समीक्षा करें। जिसका उत्तर है, 1848 की क्रांति राष्ट्रवादियों और उदारवादियों और प्रतिक्रियावादियों और रूढ़िवादियों के विरुद्ध हुआ। 1848 की क्रांति में यूरोप के विभिन्न देशों में प्रतिक्रियावाद और रूढ़िवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। क्रांति द्वारा मेटरनिक व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। क्रांति भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, परंतु निरंकुश राजाओं को ये समझ में आ गया कि उदारवादी और राष्ट्रवादियों को संवैधानिक सुविधाएं देकर क्रांति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इस क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए जो निम्नलिखित हैं। अब उन परिणामों को देखेंगे। अगला जिसमें पहला है, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर
अनेक राष्ट्रों में क्रांतियाँ और आंदोलन हुए। इसके परिणाम स्वरूप कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ। तो ये था पहला। अब अगला देखेंगे, जो कि अगला होगा 2। तो 2 नंबर देखते हैं। दूसरा है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। 1848 की क्रांति में रूढ़िवाद और निरंकुशवाद के विरुद्ध पनपी राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना का प्रभाव यूरोपीय देशों के उपनिवेशों पर भी पड़ा, जिसमें एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश प्रमुख थे। उदाहरण के तौर पर भारत की 1857 की क्रांति निरंकुशता के विरुद्ध पनपी राष्ट्रवादी भावना की परिणाम थी। इसके 1 नंबर प्रश्न का तीसरा है। 1848 की क्रांति से प्रभावित होकर विश्व में कई जगह निरंकुशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाने लगी। इसी का चौथा है। 1847 की क्रांति में मेटरनिक व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो अब हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़े, जो निम्नलिखित है। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति और आंदोलन हुए। इसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण भी राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों के उपनिवेशों पर भी पड़ा। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए वहाँ भी क्रांति और आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। तीसरा है भारतीय राष्ट्रवादी यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित हुए। मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं भी इसके सदस्य बने। 1857 की क्रांति का कारण यूरोप में हुआ राष्ट्रवाद का प्रवाह ही था। तो यह था दूसरा का। अभी इसका कुछ और भी बाकी है। अभी हमने 2 नंबर प्रश्न का दीर्घ लघु उत्तरीय 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देखा है। अभी इसका कुछ और भाग भी बाकी है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अगला है, तो दूसरे नंबर प्रश्न का ये भाग है, जो कि चौथा है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से संपूर्ण विश्व में पनपी राष्ट्रवादी भावना का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। कई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की दुहाई देकर उचित अनुचित सभी कार्य करना शुरू कर दिए। साथ ही राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने समाजवादी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया। विश्व के शक्तिशाली देश साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी दौर में संलग्न हो गए। इस प्रवृत्ति से अंततः प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो यह था प्रश्न नंबर 2। अब हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर होगा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण राष्ट्रवादी भावना का विकास होना था। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान में राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन के विजयों से यूरोप में हुए परिवर्तनों से यूनान में राष्ट्रवादी भावना और बलवती हो गई। राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में धर्म की भी प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि यूनानियों में अपने धर्म के लिए एक समान धार्मिक भावना थी, जिसके कारण धार्मिक एकता की अनुभूति हुई। क्रोइस नामक दार्शनिक ने यूनानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। उसने अपने लेखों द्वारा यूनानियों को उनकी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक एक अन्य नेता ने गुप्त समाचार पत्रों का प्रकाशन कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना प्रज्वलित की। साथ ही गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की भी स्थापना की गई, जिसमें ओडेसा द्वारा स्थापित हिटोरिया फिल्के प्रमुख है। इस संस्था का उद्देश्य बाल्कन क्षेत्र से तुर्की का प्रभाव समाप्त करना था। तो यह था 3 नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका भी थोड़ा और भाग बाकी है, जो कि हम देखेंगे। तो आप इसको लाइन बाय लाइन नोट करिएगा, ये आपसे विनती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। कोई लाइन छोटा है, कोई लाइन बड़ा है, लेकिन आप इसको लाइन बाय लाइन ही नोट कीजिएगा। तो चलिए बिना आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का यह अगला भाग है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस पहुंचाई। यूनानियों के विजय से ही प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध राष्ट्रवाद की विजय हुई और यूरोप में प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध हुए भावी आंदोलनों और क्रांतियों की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। साथ ही बाल्कन क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। तो यह था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3। तो अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे।
इसके बीच आपको ये बता दूं, अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को धीमा या पॉज करके आप प्रश्नों को कॉपी में नोट कर सकते हैं। और कृपया वीडियो को एकदम लाइन बाय लाइन देखिए, स्किप करके मत देखिए, नहीं तो चीज़ें बहुत कम समझ में आएगी। तो इस अगला चौथा नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें। तो 1800 उत्तर है। 1815 को मेटरनिख द्वारा इटली को कई खंडों में विभाजित कर दिया गया। इटली के कई भागों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। रोम को पोप के अधीन कर दिया गया, लेकिन राष्ट्रवादी भावना के विकास के फलस्वरूप 1930 और 1948 की क्रांतियाँ हुई, जिससे निरंकुश राजशाही और प्रतिक्रियावाद का पतन होने लगा। 1848 में ऑस्ट्रिया में क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में पूरी मेटरनिख व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक मेजनी, काउर और गैरिबाल्डी थे। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। तो चलिए उन चरणों को देखते हैं जो कि आगे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न का अगला है, इटली के एकीकरण का पहला चरण मेजनी की वजह से पूरा हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। मेजनी तरुण अवस्था से ही राष्ट्रवादी और उदारवादी भावनाओं से प्रेरित था, जिसके कारण उसने कार्बोनारिक नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्रवादी भावना का प्रचार किया। उसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। बड़ी संख्या में युवा इसके सदस्य बने। मेजनी ने पूरे जीवन में विखंडित इटली के सभी भागों के लोगों में एकात्मता की भावना जगाने का प्रयास किया। इस तरह उसने इटली के भावी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब इसका और भी भाग है चौथे नंबर प्रश्न का, और चौथा नंबर प्रश्न बहुत बड़ा होने वाला है। तो चौथे नंबर प्रश्न का अगला भाग है एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत इटली के एकीकरण के कमान कावूर ने संभाली। कावूर एक कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। कावूर उनका प्रधानमंत्री था। सबसे पहले कावूर ने अपने कूटनीति से परमा, टस्कनी, बोलेग्ना और ओमेग्ना में विद्रोह कराकर जनमत संग्रह द्वारा उसे सार्डिनिया में मिला दिया। बाद में कावूर ने सेवाय और नीस को भी सार्डिनिया में मिला दिया, जिससे एकीकरण का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। तो चौथे नंबर प्रश्न के अभी कुछ और भाग बचे हुए हैं, जिसमें एकीकरण का तृतीय चरण, एकीकरण का चतुर्थ चरण होगा, तो उन्हें भी देखते हैं। अब एकीकरण के तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं। एकीकरण का तीसरा चरण, इटली के एकीकरण का तीसरा चरण गैरिबाल्डी ने अपनी तलवार से पूरा किया। गैरिबाल्डी युद्ध नीति में विश्वास रखता था। एकीकरण के लिए वह युद्ध को आवश्यक मानता था। उसने एक सशस्त्र युवाओं की सैनिक टुकड़ी का गठन किया, जिसका नाम लाल कुर्ती रखा गया। लाल कुर्ती की सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया और वहां गणतंत्र की स्थापना की। बाद में उसने इसे सार्डिनिया में मिला दिया। गैरिबाल्डी की युद्ध नीति से प्रेरित होकर सार्डिनिया की सेना ने नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इस तरह इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। अगला है चौथे नंबर प्रश्न का अगला भाग, एकीकरण का चौथा चरण। इटली के एकीकरण का चौथा चरण विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। 1886 में ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के बाद वेनेशिया इटली को मिल गया। इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा हुआ। 1870 में प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। पोप की सुरक्षा के लिए डटी फ्रांसीसी सेना रोम से हटा ली गई। इसका लाभ उठाकर विक्टर इमैनुअल ने रोम पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया। इस तरह इटली के एकीकरण का एक चरण पूरा हुआ। एक सार्डिनिया पिडमोंट का नाम बदल कर इटली कर दिया गया। रोम को संयुक्त और सशक्त इटली की राजधानी बनाई गई। इस तरह लंबे संघर्ष के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। विश्व के मानचित्र पर इटली एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा। इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादियों और विक्टर इमैनुअल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये था चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन क्वेश्चन की मांग थी कि इतना लंबा हो। अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो इसका भी बहुत बड़ा आंसर होगा, तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर है, एकीकरण से पूर्व जर्मनी मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग में प्रसा और सैक्सनी, मध्य में राइनलैंड और दक्षिण में बवेरिया जैसे राज्य थे। इन राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता नहीं थी, परंतु 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक राजनीतिक चिंतकों और बुद्धिजीवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्टेन, हर्डन, कॉन्ट, फिक्टे, हेगेल, अंडर्ट और ग्रीन बंधुओं के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
इन्होंने अपनी रचनाओं से सभी जर्मन भाषी राज्यों में एकीकरण की भावना प्रज्वलित की। साल 1834 में प्रसा द्वारा जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिससे पूरे जर्मन भाषी राज्य शामिल हो गए। इसमें आंतरिक आयात निर्यात शुल्क एक कर दिया गया, जिससे व्यापारी अनावश्यक शुल्क देने से बच गए और अबाध गति से व्यापार होने लगा। इससे सभी जर्मन भाषी राज्यों का आर्थिक एकीकरण हुआ। 5 नंबर प्रश्न का अगला भाग है, साल 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से फ्रैंकफर्ट की संधि बुलाई गई, परंतु प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर देने के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। परंतु साल 1848 में मेटरनिख के रूढ़िवादी व्यवस्था के अंत के कारण जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी था। उसने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की योजना बनाई। विलियम प्रथम जानता था कि बिना ऑस्ट्रिया और फ्रांस से युद्ध लड़े जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, अतः उसने आर्थिक तथा सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए बिस्मार्क को 1862 में अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। उसने प्रसा को आर्थिक स्थिति को सुधारा तथा सैनिक स्थिति को सुदृढ़ किया। प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने निम्नलिखित 3 युद्ध लड़े। तो 5 नंबर प्रश्न का ये दूसरा भाग था। अब आगे के देखते हैं। और अगला है 5 नंबर प्रश्न का जो आखिरी अक्षर था उसके बाद ये लिखिएगा, डेनमार्क से युद्ध। साल 1864 में सेल्सविग और हॉल्स्टीन पर कब्जे के लिए बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि सेल्सविग और हॉल्स्टीन में बड़ी संख्या में जर्मन निवास करते थे और डेनमार्क भी इन क्षेत्रों पर आधिपत्य करना चाहता था, अतः युद्ध होना निश्चित था। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति से ऑस्ट्रिया को अपनी तरफ कर लिया तथा डेनमार्क को पराजित कर सेल्सविग पर अधिकार कर लिया। हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल गया। 5 नंबर प्रश्न का अगला भाग है, ऑस्ट्रिया से युद्ध। बिस्मार्क ने सेल्सविग पर तो आधिपत्य कर लिया, परंतु हॉल्स्टीन पर भी वह अधिकार करना चाहता था। हॉल्स्टीन को डेनमार्क के समय युद्ध में साथ देने के बदले उसे ऑस्ट्रिया को देना पड़ा था। उसे वापस प्राप्त करने के लिए उसने कूटनीति के सहारे फ्रांस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर लिया ताकि वे युद्ध में तटस्थ रहे, और फिर 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध की घोषणा कर दी। इसे सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और हॉल्स्टीन प्रसा को मिल गया। अब सिर्फ दक्षिण के 4 राज्य प्रसा से बाहर रह गए थे, जिन्हें जीतने की योजना बिस्मार्क ने बनाई। इसका अगला भाग है, फ्रांस के साथ युद्ध। प्रसा की बढ़ती शक्ति से फ्रांस भयाक्रांत था। वह दक्षिण के राज्यों जिनमें बाडेन, वुटेम्बर्ग, बवेरिया और हेस डाम्सराड थे, उसे प्रसा में नहीं मिलने देना चाहता था। यह राष्ट्रवादी भावना उफान पर थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस से युद्ध आवश्यक था। इसी समय स्पेन में उत्तराधिकार को लेकर प्रश्न उठा। स्पेन की गद्दी पर स्पेन के राजकुमार की दावेदारी थी, परंतु फ्रांस इसका भी विरोधी था। इसके फलस्वरूप जुलाई 1870 में फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, अतः प्रसा और फ्रांस में युद्ध आरंभ हो गया, जिसे सेडान का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांस पूरी तरह पराजित हुआ। साल 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिण के 4 राज्यों में भी प्रसा में मिला दिया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रसा का नाम बदलकर जर्मनी कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क प्रमुख मंत्रियों तथा सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त और स्वतंत्र इटली का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो ये था 5वां नंबर प्रश्न। 4था नंबर और 5वां नंबर प्रश्न कुछ बड़े थे, हालांकि ये इन दोनों प्रश्नों की मांग भी थी कि ये बड़े हों। तो ये था क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी भारतीय भवन सिलेबस के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।